हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पूरे 24 साल बीत गए कारगिल वॉर 1999 को इंडिया को जीते हुए। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 1999 का कारगिल वॉर किस तरीके से गेम चेंजर बना हुआ था हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में, हमारे डिफेंस सिस्टम में और साथ ही साथ इंडिया के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और आगे जिस तरीके के बैकलॉग्स हम फेस कर रहे हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान को लेकर, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए ऐसे सुपर पावर्स को टैकल करने के लिए, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि 24th एनिवर्सरी मिलिट्री विक्ट्री की जो 1999 कारगिल वॉर में हुई थी, इंडिया ने पूरी तरीके से उसे सेलिब्रेट किया हुआ था और हक भी है हमारा। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो बुरी तरीके से एक मिलिट्री एम्बिशंस के द्वारा कश्मीर वैल्यू को हड़पने का जो एक कोशिश किया हुआ था 1999 में, उसे मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया हुआ था। एक घुसपैठ जो यहाँ पर आए हुए थे करने के लिए, भले ही इनिशियल स्टेजेस में सरप्राइज हम क्यों ना हुए, लेकिन बाद में 2 महीने के ही अरसे में पूरी तरीके से हमने उन घुसपैठों को मार भगाया हुआ था। लगभग 527 ब्रेव्स को हमने इस वॉर में खो दिया हुआ था। और साथ ही साथ दुनिया भर के आगे एक मैसेज इंडिया ने भेजा कि हम केपेबल हैं एनिमी को पूरी तरीके से मार गिराने में, चाहे जितने भी ऑड्स हमारे खिलाफ क्यों ना हो। और साथ ही साथ ये ऐसा वॉर था जिसने पाकिस्तान के रियल फेस को भी यहाँ पर एक्सपोज किया। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान प्रैक्टिस करता आया है सिंस 1990s, दुनिया भर के आगे वो आ चुका हुआ था। और जो इंडिया लांछन लगा रहा था वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर सच साबित हुआ। अब कई सारे हेवी लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भारत की एक बहुत ही अच्छी छवि भी दुनिया भर के आगे देखने को मिली कि हम स्ट्रांग है, यूनाइटेड हैं और हम रेसिलियंट हैं। अब देखिए ये गेम चेंजर किस तरीके से माना जाता है, क्योंकि कई सारे क्रूशियल इंपॉर्टेंट से डिसीजंस इस वॉर के बाद लिए जा चुके हुए थे। इंडिया को अब एक डेवलप्ड नेशन बनाना था। अब हम डेवलपिंग नेशन काफी थे, किसी भी फील्ड में आप ले लें, चाहे वो मिलिटराइजेशन हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, कुछ भी हो। अब इंडिया 21वीं सदी में जाना चाहता था, वो पूरी तरीके से मॉडर्न इक्विप्ड होना चाहता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये कारगिल वॉर गेम चेंजर किस लिए था इंडिया के लिए। देखिए पहली चीज तो इसने फोर्स किया हुआ था अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचने के लिए कि किस तरीके से कन्वेंशनल मिलिट्री पावर को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। और उसी के चलते साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी हमने रिफॉर्म करने की कोशिश की हुई थी। उसी वक्त हमने एक टास्क फोर्स बिठाया हुआ था कि सुब्रमण्यम साहब के चेयरमैनशिप में, आज जो जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, उनके फादर थे के सुब्रमण्यम साहब, तो उन्होंने इस टास्क फोर्स को हेड किया हुआ था। वे बैक इन 1999 में ही उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोजीशन को यहाँ पर एडवाइस दिया हुआ था। उस वक्त इंडिया की सरकार चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन देखिएगा लगभग 20 साल, 2 डेकेड्स कंप्लीट हो गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट करने में, और जनवरी 1 2020 को बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी अपॉइंट किए गए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिक्वायरमेंट था हमारे ट्राई सर्विसेज के इंटीग्रेशन के लिए। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने भी अपने कई कमांड्स को रीऑर्गेनाइज किया हुआ था। पन्नागढ़ जो कि चुम्बी वैली सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है, वहां पर स्ट्राइक कोर भी हमने यहाँ पर रेज किया हुआ था, खासकर चाइना की आर्मी को टैकल करने के लिए, क्योंकि चाइना एज ऑफ नाउ पूरी तरीके से पावरफुल एक नेशन है और चाइना की मिलिट्री एज ऑफ नाउ सबसे बड़ा हेडेक है इंडियन मिलिट्री के लिए। रिफॉर्म्स भी हमने लाने की कोशिश की इंडियन इंटेलिजेंस में। उस वक्त के जो डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, अजीत डोवाल साहब ने, उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए थे। लगभग 2003-2004 के टाइम फ्रेम में मल्टी एजेंसी सेंटर उन्होंने सेटअप किया और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस भी उन्होंने सेटअप किया हुआ था। और साथ ही साथ इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन लिया हुआ था और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोमिनेंस दरअसल इसी टाइम फ्रेम में पूरी तरीके से बढ़ जा चुका हुआ था। कई सारे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स हमने बनाए हुए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, और स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म्स हमने रखाए हुए थे जहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो रैपिड इंसर्शन ऑफ फोर्सेस के लिए इमीडिएटली वहां पर लैंड वगैरह भी कर सकते हैं, वहां से हमारे फोर्सेस को उठा भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट से जो कोई भी चीजें वगैरह है वहां पर लाकर दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारे सुपर पावर नेबर्स हैं। चाइना बेस्ट एग्जांपल है, उनके चैलेंजेस के साथ हमें डील भी करना पड़ता है। कई सारे एयर स्ट्रिप्स हमने इसी हिली टेरेन, माउंटेनियस टेरेन्स में हमने बनाए हुए थे। बेस्ट एग्जांपल दौलत बेग, ओल्डी आप ले सकते हैं, न्योमा, ले जैसे रीजन्स में भी हमने वर्ल्ड क्लास एयर स्ट्रिप्स वगैरह रखाए हुए थे, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा इश्यू जो वहां पर चल रहा है उस एरिया में वो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है। तो जाहिर सी बात है कि थ्रेट हमेशा से ही सियाचिन वगैरह के रीजन में बना ही रहता है। अब एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि देखिए जब से पूरी तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर पिछले साल से चल रहा है, तो अभी भी कन्वेंशनल वॉर जो है वो आउटडेटेड नहीं है।
भले ही इस ज़माने में हम साइबर वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रोन्स वेपन सिस्टम वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कन्वेंशनल वॉर जो है वो आउटडेटेड नहीं है। अब रशिया जैसे सुपर पावर को भी यूक्रेन रेसिस्ट कर रहा है, तो क्लियरली ये पता चलता है कि कन्वेंशनल वॉर्स जो है वो बिल्कुल अभी भी चल रहे हैं और हमें चाहिए कि हम कन्वेंशनल वॉर के तरीके को भी पूरी तरीके से मॉडर्नाइज करके रखें। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के मिलिट्री लॉसेस रशिया फेस कर रहा है यूक्रेन में, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज लॉस ही है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त बहुत ही पावरफुल थे, नो डाउट अभी भी इंडिया पावरफुल है व्हेन कंपेयर्ड विद पाकिस्तान। तो उस वक्त हुआ क्या कि विद इन 2 महीने हमने पाकिस्तान के इन आर्मी के ट्रूपर्स को कारगिल के उन हाइट्स से मार भगाया हुआ था। और अब रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो चुका हुआ है, ये वॉर इसी तरीके से अभी कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए, कारगिल वॉर के बारे में बताएं तो थोड़ा बहुत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्टिलरी के हाथों थोड़ा बहुत सफर हमें देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त इंडियन आर्मी के पास गन लोकेटिंग राडार्स नहीं थे, सर्वेलेंस के ड्रोन्स या फिर लेजर गाइडेड एम्यूनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। वॉर के बाद यूएस वालों ने हमें राडार सप्लाई किया हुआ था, इजराइल वालों ने हमें सर्चर्स ड्रोन्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स वगैरह जो कि सर्वेलेंस टारगेटिंग के लिए हमें लाकर दिए हुए थे या फिर प्रोवाइड किए हुए थे, जो कि हमने लास्ट मिनट द्रास सेक्टर में उन्हें इंडक्ट किया हुआ था इन जून 1999। सिमिलरली इसराइल के द्वारा हमें बॉर्डर सेंसर्स मिले हुए ताकि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को जो है कश्मीर वैली में हम निगरानी रख सकें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल ये आता है कि किस तरीके से हम इन लूप होल्स को फुलफिल कर सकते हैं या फिर उनसे ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना, जहाँ पर इंडियन मिलिट्री को सिर्फ इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स ही नहीं मिलेंगे बल्कि इंडिजीनियस एम्यूनेशंस बनाने का भी मौका मिलेगा, ताकि कल को जरूरत पड़े एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर भी हम लड़ सकते हैं और इंडिया को डिफेंड भी कर सकते हैं। कल को रशिया यूक्रेन जैसा इशू इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना के साथ भी हो सकता है। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बार बार आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो नारा दिया हुआ है, उस प्रोग्राम को हमें सीरियसली भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फुल फ्लेज्ड उसे हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और हार्डवेयर डेवलपर्स पर ये लांछन भी लगाया जाता है कि वो इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह में, इंडियन डिफेंस के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर्स को आने नहीं देते, एंट्री जो है वो बहुत ही वहाँ पर टफ की जाती है। तो चाहिए कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर खींचे ताकि हम डिफेंस सेक्टर को, इंडियन डिफेंस सेक्टर को इंडिजीनियस बना सके। और अगर जो अमृत काल का ख्वाब हमने देखा है 2047 में इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सप्लाई चेन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्राइसिस से पूरी तरीके से घिरा हुआ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि राइजिंग सुपर पावर चाइना है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।